नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक बार फिर एशिया कप में मुकाबला खेला जाने वाला है। आज दुबई में ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी, जहां सुपर 4 का अपना पहला मैच खेलेंगी। इससे पहले लीग स्टेज में यानी कि 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था और उनके खिलाड़ियों के हाथ भी नहीं मिलाया। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के नतीजों को देखें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने इस दौरान 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। ऐसे में रविवार को होने वाले मुकाबले में भारत के पास एडवांटेज होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटी के 12वीं कक्षा में पढ़ने के आधार पर मार्च 2026 तक उसके पिता भारत संचार निगम अधिकारी का मौजूदा स्थान से तबादला नहीं करने को कहा है। कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की कि केंद्र व राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और अधिकारी लड़कियों की जरूरतों के प्रति उदासीन हैं। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पुष्कर नारायण शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता शोभित व्यास ने बताया कि बीएसएनएल ने याचिकाकर्ता का तबादला राजस्थान सर्कल से कर्नाटक सर्कल में कर दिया। याचिकाकर्ता ने तबादला नीति का हवाला देकर कहा कि बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, इस कारण मार्च 2026 तक मौजूदा पद पर बनाए रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि बीएसएनएल उपमंडल अभियंता का दूसरे राज्य में तबादला होने से पूरा परिवार प्रभावित होगा। कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया। अमृतसर के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी 4 से 5 फीट तक भरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि अभी तक पंजाब सरकार, जिला प्रशासन या एनडीआरएफ की कोई टीम उनके पास राहत देने नहीं आई है। वॉइस ऑफ अमृतसर नाम की एक संस्था ही पहली और अब तक एकमात्र संगठन है जिसने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। संस्था के सदस्य मानवदीप सिंह ने कहा कि लोपो के चौगावा के वरिया, कक्कड़ और आसपास के गांवों में पानी इतना ज्यादा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। वहां पानी में कई तरह के जानवर भी बह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये गांव सक्की नाला और रावी नदी के बीच है, इसलिए पानी का निकालने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए नाव की जरूरत है, क्योंकि वे खुद वहां नहीं पहुंच सकते। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन से उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली है। छोटे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने समूहित कर झांसे में लेकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी लॉटरी खिलाने के नाम पर ठगी करते थे। जब लोग पैसे हारने लग जाते तो वह अपने कीमती सोने के जेवर दांव पर लगाते और आरोपी उन्हें झांसे में लेकर फरार हो जाते। अभी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीओ पंकज यादव ने बताया कि यह गैंग लोगों को सम्मोहित कर और झांसा देकर लोगों से ठगी करती थी। इस गैंग के 4 लोग 2 बाइक से आते थे और सड़क पर आने जाने वाले लोगों से बात कर उनके कीमती आभूषण और पैसे ठगते थे। आरोपी लोगों को पर्चियां दिखाकर लॉटरी जीतने का झांसा देते थे। लोग इनके झांसे में आकर शुरू में पैसे लगाते। आरोपी उन पैसों को डबल या 3 गुना तक कर देते थे। इसके बाद जब लोग हारने लगते थे तो वह अपनी सोने की चेन और अंगूठी सहित कीमती आभूषण दांव पर लगाते थे। यह उन्हें ठगकर फरार हो जाते थे। चूरू सदर थाना में साल 2014 में दर्ज रियल एस्टेट से जुड़े ठगी के एक मामले में सीजेएम हरीश कुमार ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास व 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों में उदारता का संदेश नहीं जाना चाहिए। कानून ने प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी सजा जरूरी है। अपर लोक अभियोजक गोवर्धन सिंह ने बताया कि गांव राजपुरा के दलीप सिंह ने सदर थाने में 7 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दी कि साल 2011 को शिव कॉलोनी के पास एक प्लॉट 1,13,000 रुपए में सुशील कुमार से खरीदा था। आरोपी ने प्लॉट अपना बताकर इकरारनामा तैयार करवाया और पूरी राशि ले ली। कुछ समय बाद लोगों ने बताया कि यह भूमि श्री माताजी मंदिर की खातेदारी में है और सुशील कुमार का इससे कोई लेना देना नहीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। केंद्र सरकार ने रेहड़ी, पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना अब 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
अनुमान है कि योजना में करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। योजना की शुरुआत में 3 चरणों में अधिकतम 80,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था। अब इसमें सुधार करते हुए अधिकतम सीमा 90,000 रुपये कर दी गई है। पहली किश्त का लोन 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये और दूसरी किश्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तीसरी किश्त पहले की तरह 50,000 रुपये की ही रहेगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक ग्रामीण साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी ट्रेंडिंग अकाउंट का लालच देकर 14 दिनों में उनसे 27,14,485 रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि 19 अगस्त 2025 को उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ट्रेंडिंग एक्सपर्ट बताया और उन्हें इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोलने का सुझाव दिया। ठगों ने दावा किया कि ब्लॉक ट्रेंडिंग के माध्यम से बाजार दर से कम में ट्रेंडिंग संभव है। उन्होंने एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करने के बाद पीड़ित को आईडी नंबर दिया। शिकायत के अनुसार 21 अगस्त से 3 सितंबर के बीच यानी लगभग 14 दिनों में पीड़ित ने एसबीआई और कैनरा बैंक के माध्यम से 15,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की कई ट्रांजैक्शन की। इस प्रकार ठगों ने उनसे कुल 27,14,485 रुपए ऐंठ लिए। झुंझुनू के खेतरी नगर थाना क्षेत्र के ढाणी भाडान में 21 वर्षीय पंकज कुमावत की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर मामले में एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया है। जांच में सामने आया कि पंकज ने कुछ दिन पूर्व एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। इस घटना से आहत होकर लड़की ने अपने मित्र नाबालिग आरोपी को पूरी बात बताई। इसके बाद आरोपी ने बदला लेने के लिए साजिश रची। डीएसपी करणी सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग ने पंकज को कई बार फोन करके बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। घटना वाले दिन आरोपी ने उसे गांव के पास स्थित कुएं के पास बनी झोंपड़ी पर बुलाया। वहां दोनों ने काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद जब दोनों खेत की मेड़ से होकर लौट रहे थे, तब आरोपी ने पीछे से वार कर उसकी हत्या कर दी। बांसवाड़ा के मोटा गांव से लापता किराना कारोबारी सुरेश सोनी की हत्या उसके ही साथी ए मित्र हर्षित सेवक ने की थी। मौके पर दोनों में विवाद हुआ तो हर्षित ने सुरेश की हत्या कर खुद मुंबई भाग गया। यह खुलासा हर्षित से 4 दिन की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने किया। एसपी सुधीर जोशी ने इस केस की तह तक पहुंचने के लिए 6 थानों के अफसरों जवानों की टीमें बनाई। आखिर हर्षित को सुरेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मोटा गांव थाना अधिकारी राम सिंह के अनुसार पूछताछ में हर्षित ने कबूल किया कि इधर उधर घूमने के बाद 8 सितंबर को वे लसाड़ा पुल पर गए। दोनों लाखों के कर्ज में त्रस्त थे। वहां सुरेश से झगड़ा हुआ तो उसने उसकी हत्या कर दी और वहां से रोडवेज में सवार होकर बांसवाड़ा और फिर इंदौर होते हुए मुंबई चला गया। 10 दिन से पुलिस के लिए सिरदर्द बने इस प्रकरण में पहले दोनों की गुमशुदगियां सामने आई थी और अब सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने मालवेयर हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी का उद्देश्य लोगों को संभावित साइबर हमलों से सचेत करना और उनसे बचने के उपाय बताना है। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, मालवेयर और फिशिंग हमलों का उपयोग करके लोगों को निशाना बना रहे थे। ये हमले आमतौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिंग ऐप्स या सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेजकर किए जाते हैं। एक बार जब उपयोगकर्ता इन लिंक पर क्लिक करता है तो मालवेयर इसके डिवाइस में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ जाती है। एडवाइजरी में साइबर ठगी के हमलों से बचने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका सुझाया गया है।